हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो नए साल की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। नया साल है, नया जोश है, नई उम्मीदें हैं, नए सपने हैं और इसके साथ हमारी एक नई डेट शीट भी आ गई है बोर्ड की। एंड साइंस का पेपर आई थिंक 4 मार्च को है। आई होप, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, शायद 4 या 5 मार्च को साइंस का पेपर है। तो साल तो नया है लेकिन हम चैप्टर वही पुराना भी पकड़े हुए हैं। तो उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने के लिए एक नया वीडियो 12-13 दिन बाद आपके सामने लेकर आया हूँ। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ स्कूलों में प्री बोर्ड 2 मतलब सेकंड प्री बोर्ड भी चल रहे होंगे और आई थिंक कि साइंस का पेपर अभी आपका नहीं हुआ होगा। तो जितना भी मैंने अभी तक कराया है वीडियो में, वो सब वीडियोस आप देखें। हो सकता है कि उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाए। तो चलिए, हम जो चैप्टर पहले छोड़ चुके थे, जो हमने बीच में छोड़ा था, लाइफ प्रोसेस का हमने जो जो पार्ट कर लिया था उससे आगे का पार्ट हम करते हैं। तो अभी हमारे पास 4 मार्च, हम जानते हैं कि पेपर हमारा है साइंस का। वैसे तो 15 फरवरी से के आसपास हमारी डेट शीट आई है, एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में तो कुछ लैंग्वेजेस का ही पेपर होता है। जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो 20 फरवरी के बाद, 25 फरवरी के बाद उनका एग्जाम होगा। तो हम तो साइंस पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो तब तक मैं काफ़ी कुछ आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो करा चुका हूँगा। उसके बाद फिर लास्ट में 25 फरवरी के बाद हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है अटेंड करना। तो चलिए, वही चैप्टर आगे हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब हम एक नया टॉपिक उस चैप्टर से ले रहे हैं, दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, हम कुछ भी खाते हैं, हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, जो भी हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं, जो भी वाटर है, कुछ भी ट्रांसपोर्ट होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के मेनली 3 पार्ट्स हमें पढ़ने हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, टुडे वी विल स्टार्ट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके हमें मेनली 3 पार्ट्स पढ़ने हैं। पहला पार्ट है ब्लड, सेकेंड इज हार्ट एंड थर्ड इज lymphatic सिस्टम। थर्ड इज lymphatic सिस्टम। तो हम पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ब्लड से। तो व्हाट इज ब्लड, इसके फंक्शन क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे। नोट्स बनाते रहना, अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठो और छोटे छोटे नोट्स बनाते रहो। देखो, सबसे पहले ब्लड की बात करेंगे। ब्लड में हमारे पास 4 मेन पार्ट्स होते हैं। हमारे अंदर जो ब्लड होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 4 मेन कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? ब्लड के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है प्लाज्मा। फर्स्ट इज प्लाज्मा। वन बाय वन डिटेल में इनकी स्टडी करेंगे। सेकेंड इज आरबीसी, मींस रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या रेड ब्लड सेल्स। थर्ड इज डब्ल्यूबीसी, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। एंड फोर्थ इज प्लेटलेट्स। ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये सब सेल्स होती हैं। ब्लड के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, ये तीनों सेल्स हैं, 3 टाइप के सेल्स हैं ब्लड के अंदर। और ये जो है प्लाज्मा, ये लिक्विड पार्ट है। चलो आओ अब डिटेल में इनकी बात करते हैं। पहले हम प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा? जो प्लाज्मा है, इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ये प्लाज्मा है। हमारे ब्लड में ऑलमोस्ट 55 से 60% प्लाज्मा है और बाकी जो 40 और 45% बचा है उसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह है। ठीक है, तो इट ऑक्यूपाइज
It occupies almost 55% of the blood. 55% वॉल्यूम, ब्लड का 55% पोर्शन प्लाज्मा ही ऑक्यूपाई कर लेता है। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट है विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर। प्लाज्मा के अंदर 90% तो वाटर ही होता है, बाकी 10% क्या हुआ? कुछ एंजाइम्स और कुछ सॉल्ट्स, कुछ प्रोटीन्स, ये सब होता है। तो उसमें क्या होगा? इट कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। 90% ऑफ वाटर, बस इतना लिखना काफी है। बाकी जो 10% बचा है वो कोई नहीं पूछता, अंडरस्टूड है। बाकी 10% में क्या आएगा? ये सब कुछ छोटे मोटे हार्मोन्स वगैरह आ जाएंगे, सॉल्ट्स आ जाएंगे, कुछ प्रोटीन्स आ जाएंगे। दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। 90% वाटर है, ये जरूरी है जानना, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन, प्लाज्मा का फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन is to transport all the materials in the blood throughout the body। क्योंकि प्लाज्मा ब्लड का ही तो पार्ट है ना, तो ब्लड में ही सारी चीजें फ्लो करती हैं, चाहे वो हार्मोन्स हैं, चाहे वो वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो फूड है, कुछ भी है। तो वो जो मटेरियल फ्लो कर रहा है ब्लड के अंदर, वो एक्चुअली प्लाज्मा से फ्लो कर रहा है, क्योंकि लिक्विड पार्ट तो प्लाज्मा ही है। तो इसी पार्ट से होकर वो चीजें फ्लो करती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो प्लाज्मा का मेन फंक्शन क्या हुआ? टू ट्रांसपोर्ट ऑल द मटीरियल्स थ्रू आउट द बॉडी वाया ब्लड, ब्लड से होते हुए, ठीक है, इन द ब्लड, कुछ भी लिख लो। तो प्लाज्मा के ये 3-4 पार्ट्स हैं विच यू हैव टू रिमेंबर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3-4 पार्ट्स काफी हैं, इससे एक्स्ट्रा हमें नहीं पढ़ना। प्लाज्मा का कलर क्या होता है? इट इज एक येलोइश कलर का होता है, अगर लिखना चाहें तो लिख लो। लिक्विड पार्ट है, येलोइश कलर का है। येलोइश कलर का लिक्विड होता है, ओके। तो ये हो गया प्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट है हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इनके बारे में हम साथ साथ करते चलेंगे। एक टेबल बना लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसे मैं रब कर रहा हूं, क्योंकि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ब्लड से ही स्टार्ट होता है। ब्लड ही तो सर्कुलेट करेगा ना सारी चीजों को। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो भी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती हैं चीजें, वो सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। देखो एक टेबल बना लेते हैं। ये है हमारा रेड ब्लड कॉर्पिसल्स, नेक्स्ट वाइट ब्लड कॉर्पिसल्स। कॉर्पिसल्स को हम सेल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, परेशान मत होना ज्यादा। नेक्स्ट प्लेटलेट्स। तो ये हमारे चीजें हो गई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इनके बारे में बचपन में जूनियर क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी, कोई नई चीज नहीं है। पहला, इनकी शेप की बात करते हैं। जो रेड, ये एक्चुअली तीनों ही सेल्स हैं। ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। हमारे ब्लड के अंदर 3 तरह के सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और इन सभी सेल्स में प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। हमें पता है कि हमारे जितने भी सेल्स एंड टिश्यूज हैं वो सब प्रोटीन के ही बनते हैं, तो ये भी प्रोटीन के ही बनेंगे। अब जो रेड ब्लड सेल है, इनकी शेप के बारे में बात करते हैं। शेप क्या है? ये एक तरह से स्फेरिकल शेप के होते हैं। स्फेरिकल शेप, और इनको बाइकॉनकेव भी बोल देते हैं, इस तरह से होते हैं।
बाइकॉन्केव, इधर से या बाइकॉन्केव लिखे या ना लिखे इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बस इनको ऐसे ही रखो, स्फेरिकल शेप के हैं। नेक्स्ट, व्हाइट ब्लड सेल इरेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप, इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। प्लेटलेट्स इरेगुलर शेप, प्लेटलेट्स भी इरेगुलर शेप के होते हैं, इनकी भी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। अब देखो इरेगुलर शेप, अब किसी किसी बुक में शायद ये लिखा हो सकता है कि ये ओवल शेप का होता है, ये ओवल शेप का होता है। एक्चुअली इनकी ये ओवल शेप भी बन सकता है, ये स्फेरिकल भी बन सकते हैं, ये कुछ भी शेप को अटेन कर लेते हैं, तो दैट मीन्स कि इनकी इरेगुलर शेप मानी जाएगी। लेकिन ये एक स्फेरिकल शेप का ही होता है, आरबीसी। तो ये तो हो गया शेप के बारे में। दूसरा है कि ये कितने होते हैं हमारे ब्लड में, जैसे इनकी क्वांटिटी क्या है, इनका अमाउंट क्या है, इनका काउंट क्या है। वो है जो आरबीसी है शुड बी अराउंड, मतलब जो इनका नॉर्मल काउंट है, नॉर्मल जो नंबर है वो कितना होना चाहिए, शुड बी अराउंड 55 to 60 lakhs इन हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन में 55 से 60 लाख आरबीसी होने चाहिए। अच्छा, ये नहीं कि पूरी बॉडी में, ये एक थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है एंड दैट इज इक्वल टू 1 mm³ पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो पर क्यूबिक मिलीमीटर मतलब 1 mm³ अगर हम ब्लड लेते हैं, कितना होगा 1 mm³, थोड़ा सा ही होगा। तो 1 mm³ ब्लड में लगभग 60 लाख या 55 लाख 55 लैक्स आरबीसी होने चाहिए। तो क्या है इन, या ऐसे लिख देते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर, पर क्यूबिक मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर क्यूब अगर हम ब्लड लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लेंगे तो उसमें कितनी आरबीसी होंगी, 55 लैक्स। डब्ल्यूबीसी कम होता है, इतना ज्यादा काउंट नहीं होता इनका। डब्ल्यूबीसी का कितना होगा, डब्ल्यूबीसी का काउंट होता है अराउंड 11,000, बस ओनली 11,000। ये देखो ये 60 लाख है और ये 11,000 है, कितना अंतर है, क्योंकि इनका इतना कुछ काम नहीं होता, इनका रेगुलर काम नहीं होता। इनको तो रेगुलरली, अभी इनका फंक्शन बताऊंगा तो समझ में आएगा, वो बाद में बात करेंगे। अराउंड 11,000, 10,000, 11,000, 9,000, ये रेंज होती है इसकी। रेंज क्या होती है, 8,000 से 11,000 तक। चलो रेंज ही लिख देते हैं पूरा, एग्जैक्ट नंबर तो होता नहीं है कुछ, एक रेंज होती है, इस रेंज के बीच में नॉर्मल माना जाएगा। तो कितना है, 8,000 से 11,000 तक होता है पर क्यूबिक मिलीमीटर। वॉल्यूम हम उतना ही ले रहे हैं, पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आई थिंक सबको पता होना चाहिए। प्लेटलेट जो होता है हेल्दी पर्सन में, वो होता है 1.5 लाख से 5 लाख के बीच में। तो इट मस्ट बी अराउंड 1.5 to 5 lakhs, ये भी पर क्यूबिक मिलीमीटर। इतना इनका काउंट हो गया तीनों का। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, इनके पास अगर इनका अंदर से स्ट्रक्चर देखें, आरबीसी के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इनको न्यूक्लियस की जरूरत भी नहीं होती। न्यूक्लियस की उस सेल को जरूरत पड़ेगी जो सेल डिवाइड होता है और 1 से 2 बन जाते हैं, सेल्फ रिप्रोडक्शन होता है। ऐसा आरबीसी में नहीं होता। आरबीसी एक बार मर गए तो मर गए, दूसरी तरीके से वो नए आरबीसी बनेंगे बोन मैरो टिश्यू में, ठीक है। तो यहां पर न्यूक्लियस की जरूरत नहीं होती, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए इनकी लाइफ कम होती है।
आरबीसी डज नॉट हैव न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। इसको हम नॉन न्यूक्लिएट भी बोलते हैं, नॉन न्यूक्लिएट मतलब कोई न्यूक्लियस नहीं है इनके पास। व्हाइट ब्लड सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस, मतलब ये क्या है, ये न्यूक्लिएटेड है, इट इज न्यूक्लिएटेड। प्लेटलेट के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता, तो डज नॉट हैव न्यूक्लियस, इनके पास भी अपना कोई न्यूक्लियस नहीं होगा प्लेटलेट के पास। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है। अब आरबीसी के पास कोई न्यूक्लियस नहीं है तो इनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती। हालांकि लाइफ न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। देखो, व्हाइट ब्लड सेल के पास तो न्यूक्लियस होता है, इसके पास सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। आरबीसी के पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई स्पेशल कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है। प्लेटलेट के पास भी कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है। व्हाइट ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस भी है और दूसरे सेल ऑर्गेनल भी हैं, फिर भी इनकी लाइफ बहुत कम होती है, फ्यू डेज या फ्यू आवर्स, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है, लड़ना। ये तो सोल्जर्स हैं, अब सोल्जर कब मर जाए कुछ भरोसा नहीं है। अब देखो, फोर्थ, आरबीसी की लाइफ होती है ऑलमोस्ट 120 डेज, 100 से 120 डेज, मतलब कितना, 3-4 महीने। तो इनकी लाइफ क्या होगी, लाइफ स्पेन इनका होता है 100 से 120 डेज, ये इनका लाइफ स्पेन हो गया। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कितना है, अब कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, डिपेंड करता है। मान लो कोई बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया आ गया तो लड़ाई होगी, हो सकता है कि 2 दिन लड़ाई चले, 4 दिन लड़ाई चले, भाई सोल्जर्स का तो कुछ पता नहीं होता भाई क्या हो जाए। तो डब्ल्यूबीसी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक एवरेज जो मानते हैं, एवरेज क्या मानते हैं, फ्यू डेज है। फ्यू डेज कुछ भी हो सकता है, 5 दिन, 10 दिन, 6 दिन, 2 दिन, तो फ्यू डेज लिख लेते हैं। लाइफ स्पैन जो होगा इनका वो फ्यू डेज होगा। अच्छा, प्लेटलेट की जो लाइफ होती है वो भी फ्यू डेज की ही होती है, या कुछ घंटों की भी हो सकती है, फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, डिपेंड करता है कि अब जब इनके फंक्शन में बताऊंगा ना तब पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। लास्ट पॉइंट देखो, आरबीसी का जो मेन फंक्शन है वो है टू कैरी द ऑक्सीजन। आरबीसी के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, रेड ब्लड सेल के अंदर। एक्चुअली कलर क्यों होता है रेड, ब्लड का रेड कलर क्यों होता है, उस रेड कलर के पिगमेंट की वजह से ही होता है। दैट पिगमेंट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन से ही बना हुआ एक पिगमेंट है। पिगमेंट का मतलब होता है कलर्ड सब्सटेंस, पिगमेंट मीन्स कलर्ड सब्सटेंस। तो इसका ये कलर्ड होता है, क्या कलर होता है इसका, रेड कलर होता है। तो आरबीसी के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है और हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेकर फिर हमारी बॉडी के अंदर जाता है। ये फंक्शन होता है उसका, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ लगभग 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कंटेन्स रेड कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड hemoglobin that attach ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, या ऑक्सीजन, सीधा ऑक्सीजन लिख लो, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द बॉडी टिश्यूज। बॉडी सेल्स या बॉडी टिश्यूज तक ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है। जो मैंने बोला वही लिख दिया।
तो आरबीसी का क्या फंक्शन हुआ, ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाना, ठीक है। हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन हुआ, वही ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाना। तो हीमोग्लोबिन अटैच करके ले जाता है। ऑक्सीजन इज नॉट सॉल्यूबल इन ब्लड, तो डिसॉल्व होके ऑक्सीजन हमारे ब्लड में नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकता, तो वो हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है और फिर हीमोग्लोबिन उसको साथ साथ में लेकर जाता है। ये फंक्शन हो गया हीमोग्लोबिन का या आरबीसी का। क्वेश्चन कुछ भी आए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, यू हैव टू राइट द सेम आंसर। आरबीसी कंटेन्स red colored pigment called hemoglobin that attach oxygen and transport it to the body tissues। बस सिंपल है। अब WBC का काम क्या है भाई, WBC का फंक्शन है जर्म से, बैक्टीरिया से, इंफेक्शन से फाइट करना। कोई भी फॉरेन मटेरियल, बाहर से कोई भी मटेरियल बॉडी के अंदर आता है, किसी भी रास्ते से आए, माउथ के जरिए या नोज के जरिए, किसी भी तरह से बॉडी के अंदर आता है, तो जो व्हाइट ब्लड सेल है उनके ऊपर अटैक करते हैं। तभी मैंने बोला कि सोल्जर्स हैं, दीज आर द सेवियर्स, सेवियर हैं ये हमारी बॉडी के, हमें बचाते हैं, बचाने वाले हैं, सेव करते हैं। तो इनको सोल्जर्स कह सकते हैं, सेवियर कह सकते हैं, कुछ भी। तो ये व्हाइट ब्लड सेल सब इकट्ठे होके क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को, उस फॉरेन माइक्रोब को खा जाएंगे। और इसके अलावा जो हमारी बॉडी के सेल्स डेड हो जाते हैं, जो सेल्स मर जाते हैं, अब वो तो हमारी बॉडी के लिए बेकार हो गए, तो ये व्हाइट ब्लड सेल उन सेल्स को भी, डैमेज्ड सेल्स को भी खा जाएंगे, डेड सेल्स को भी खा जाएंगे। और इसके अलावा अगर मान लो व्हाइट ब्लड सेल खुद भी मर गए, खुद भी तो मरते हैं ना, तो मान लो एक व्हाइट ब्लड सेल मर गया तो उसके बराबर वाला जो WBC है वो उसी को खा जाएगा। तो इनको ये नहीं है कि भाई ये मेरा भाई बंधु है तो इसको क्यों खाऊं, नहीं, खाना सबको है, इनका काम ही है खाना, खत्म करना। तो बॉडी में कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी फॉरेन मटेरियल है, बाहर से मटेरियल आ रहा है, या कोई भी पॉइजनस मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, तो इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो इनका मेन फंक्शन ये है। तो ये क्या करेंगे, दे फाइट विद द माइक्रोब्स या फिर इंफेक्शन लिख देते हैं, माइक्रोब्स और इंफेक्शन, एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस से, बीमारियों से हमारी बॉडी को बचाते हैं WBC। इसका मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं, डेवलप आवर इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है भाई। प्लेटलेट का काम देखो क्या होता है, सभी को पता होगा कि प्लेटलेट हमारे ब्लड फ्लो को रोकते हैं। अगर हमें कट लग जाए स्किन में, तो जो स्किन की मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, तो वहां से, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी फट जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, वहां से फिर ब्लड बाहर निकलेगा। तो ब्लड बाहर निकलता है, कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली वो ब्लड अपने आप जम जाता है, उसी को बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज सारा ब्लड फ्लो करता रहेगा, हमारी बॉडी का आधे से ज्यादा खून बाहर निकल जाएगा, ब्लड बाहर निकल जाएगा, और ब्लड की कमी से अल्टीमेटली वी विल डाई। तो उस कंडीशन से बचने के लिए नेचर ने क्या प्रोविजन किया हुआ है, प्लेटलेट्स को हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर रखा हुआ है। ये प्लेटलेट्स किस तरह से फंक्शन करते हैं, देखो थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये मान लो हमारा ब्लड वेसल है, ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूं, ये एक ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल मतलब आर्टरी, वीन, ये सब ब्लड वेसल ही होते हैं, कैपिलरी। इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, अब उस ब्लड के अंदर WBC भी है, RBC भी है, प्लेटलेट भी है, कुछ और एंजाइम्स, हार्मोन्स, सब कुछ है। यहां पर मान लो ये मैंने क्या बनाया, ये प्लेटलेट्स बनाए मैंने, दीज आर द प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स हो गए। ये छोटे छोटे मैंने बना दिए RBC, या RBC नहीं, चलो RBC मान लेते हैं, ये हमने बना दिया RBC। और कुछ है हमारे WBC,
तो ये सब ब्लड के अंदर ही है। मान लो कट लग गया तो जो ब्लड वेसल है वो फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, यहां से ये डैमेज हो गया, रप्चर हो गया। अब सारा ब्लड बाहर निकलेगा। अब ब्लड के साथ ये प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, सब कुछ बाहर निकलेगा। ये बाहर आ गए, ये सब बाहर आ गए, ऐसे निकल गए सब। कहाँ आ गए? बाहर आ गए, स्किन के ऊपर आ गए। अब क्या होगा, ये जैसे ही स्किन के ऊपर आता है ब्लड, मतलब जैसे ही प्लेटलेट्स बाहर आएंगे तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। किस तरह से एक्टिवेट होंगे? इनके पास कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं, उनकी हेल्प से ये एक्टिवेट हो जाएंगे। आसपास के जितने भी फाइबर्स हैं, जितने भी सेल्स बाहर निकले हैं, ये डब्ल्यूबीसी, आरबीसी सब बाहर निकल चुके हैं ना, इन सबको ये इकट्ठा करता है। किस तरह से एक्टिवेट होता है? इन सबको इकट्ठा करेगा। अब जो ये कट लगा है, ये स्किन पर ही कट लगा है ना, स्किन के नीचे मसल्स वगैरह हैं, तो मसल फाइबर्स टूटे हैं, जो सेल्स हैं वो डैमेज हुए हैं, तो जितने भी डैमेज सेल्स हैं उनको इकट्ठा करेगा, जितने भी मसल फाइबर्स हैं उनको इकट्ठा करेगा, ये जितने भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हैं इनको इकट्ठा करेगा और खुद भी इकट्ठे हो जाएंगे। ये इकट्ठा करने का काम कौन कर रहा है? प्लेटलेट्स कर रहे हैं। तो प्लेटलेट्स सबको इकट्ठा कर लेते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं एक साथ। तो क्या हो जाएगा, वो सारा जो ब्लड है वो जम जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, और वो सूख जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। दिस इज कॉल्ड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो इस तरह से ये काम करता है। तो सिंपली ये तो सब समझाने के लिए था। वहां पर हमें सिर्फ एक लाइन लिखनी है। क्या लिखेंगे? इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या है उसको लिख सकते हो, व्हेन द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग, दिस इज कॉल्ड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सिंपल है, ठीक है। ब्लड फ्लो बंद हो गया उसे हम बोलेंगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। अगर इनके साइज की बात करें तो साइज के लिए क्या लिख सकते हैं, ये स्पेस बचा है यहां पर लिख दूं। इनमें डब्ल्यूबीसी सबसे बड़े साइज के होते हैं, ये लार्जेस्ट है, ये मीडियम साइज के हैं, ये सबसे छोटे हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट सबसे छोटे हैं। तो स्मॉलेस्ट इन साइज, लार्जेस्ट इन साइज। भाई सोल्जर है तो लंबे तगड़े होने चाहिए तभी तो लड़ेंगे। रेड ब्लड कॉर्पुसल्स ये मीडियम साइज के होते हैं। मीडियम साइज मतलब इन तीनों में हम साइज का कंपैरिजन कर रहे हैं। सेल्स तो और भी होते हैं हमारी बॉडी में, ये मत समझ लेना कि पूरी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं, नहीं, इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़े, ये मीडियम साइज के और ये सबसे छोटे साइज के। बात समझ में आ गई? तो ये है हमारा ब्लड सिस्टम। 10th क्लास के सिलेबस में इतना बहुत है, इससे मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही बता दिया है। तो जो हमारे बाकी के जो दो सिस्टम बचे हैं, सिस्टम मतलब एक लिम्फेटिक सिस्टम बचा है, एक हार्ट बचा है, उसे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमने क्या पढ़ा, सारा ब्लड के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। ब्लड का स्ट्रक्चर क्या है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो ये सब हमने पढ़ लिया। आगे हम पढ़ेंगे ब्लड के फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है नेक्स्ट। उसके अलावा जो हार्ट वाला टॉपिक बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम पढ़ लेते हैं लास्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ ब्लड। बहुत इजी है, जितना हमने अभी पढ़ा है ना वो सब ब्लड के फंक्शंस ही तो हैं, और क्या है। देखो, फंक्शंस ऑफ ब्लड, क्या फंक्शंस है। पहला फंक्शन, ब्लड के अंदर जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है, ब्लड से ही CO2 पास होके आता है, फ्लो होके आता है। तो ब्लड का फंक्शन क्या हो गया, इट ट्रांसपोर्ट्स द गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड CO2 थ्रू आउट द बॉडी। तो पहला फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्ट्स द गैसेस लाइक O2 एंड CO2 inside the body।
या थ्रू आउट द बॉडी, ये एक फंक्शन हो गया। सेकंड, जितने भी हार्मोन्स, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स जो ग्लैंड से रिलीज होते हैं वो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ, ट्रांसपोर्ट का ही काम है इस बेचारे का, ट्रांसपोर्ट कंपनी खोली हुई है इसने। ट्रांसपोर्ट मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स टू द टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन क्या होता है? जिस ऑर्गन तक उस हार्मोन को पहुंचना है उस ऑर्गन को हम बोलते हैं टारगेट ऑर्गन। तो टारगेट ऑर्गन तक वो हार्मोन रिलीज तो ग्लैंड से हुआ, अब ग्लैंड से इस ऑर्गन तक लेकर आना है, कौन लेकर आएगा? ब्लड के थ्रू ही वो हार्मोन आएगा। नेक्स्ट, थर्ड, ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी। वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर फेंकने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है ब्लड। ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड टू ऑल द सेल्स। डाइजेस्टेड फूड को सेल्स तक लेकर जाता है, ब्लड का ही काम है वो। आई बात समझ में? और क्या है? ट्रांसपोर्ट्स वाटर थ्रू आउट द बॉडी। वाटर को भी यही ट्रांसपोर्ट करता है, पूरी बॉडी में वाटर का सर्कुलेशन होता है और हम जानते ही हैं कि ब्लड के अंदर वाटर ही वाटर भरा हुआ है। तो ये 4-5 मेन फंक्शंस हैं ब्लड के, ये आप लोगों को याद रखना है। कुछ ब्लड में सॉल्ट्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है, वो इतना जरूरी नहीं है। चलो बच्चों, तो आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो ये पूरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। चलो पढ़ते रहो, आप लोगों के पेपर चल रहे हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम, मेहनत से पढ़ते रहो। अभी से ऑल द बेस्ट बोल रहा हूं और ऑल द बेस्ट तो मैं बार बार बोलता रहूंगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।